राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल जिसका नाम है भारत की कहानियाँ। आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम है मैं किसान हूँ। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये कहानी कैसी लगी। तो आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। हल्की हल्की सर्द हवाओं के आगमन के साथ अब गर्मी का मौसम धीरे धीरे विदा ले रहा था। इन हवाओं की तरह ही यशोदा अपने पति रामेश्वर के हृदय को दिन प्रतिदिन सर्द होता हुआ महसूस कर रही थी। खेतों में रवि फसलों की बुआई का समय आ चुका था, लेकिन गांव में सबसे पहले फसल की बुआई करने वाले रामेश्वर इस बार इन सबसे अनभिज्ञ अपने घर की दहलीज पर हुक्का गुड़गुड़ाते हुए बस शून्य में देखते रहते थे। आते जाते गांव के लोगों के राम राम का जवाब देना भी उन्होंने बंद कर दिया था। यशोदा से उनकी बातचीत भी बस काम भर की होती थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि रामेश्वर हमेशा से ही ऐसे थे। 3 महीने पहले तक जब वो गांव के सबसे मिलनसार और मेहनती किसान के रूप में जाने जाते थे, लेकिन सबके दुख में मजबूत कंधा बनकर खड़े रहने वाले रामेश्वर का मजबूत कंधा स्वयं उनके इकलौते बेटे नीरज ने ही तोड़ दिया था। बीते हुए दिन और उनसे जुड़ी दर्द भरी यादें हमेशा खामोश रामेश्वर को अंदर ही अंदर खोखला करती जा रही थी। यशोदा सब जानते बूझते भी स्वयं को इस वक्त असहाय महसूस कर रही थी। रामेश्वर की मदद करने का, उनके दुख को दूर करने का कोई रास्ता उन्हें नहीं सूझ रहा था। आंसू भरी आंखों के साथ वो बस दिन रात भगवान के आगे गुहार लगाती रहती थी कि वो उसके पति को इस घुटन से मुक्त करके उन्हें पहले जैसा कर दे। रामेश्वर की स्थिति के लिए कहीं ना कहीं यशोदा स्वयं को ही जिम्मेदार मानने लगी थी। अपनी जिद में आकर उन्होंने कभी नीरज को गांव के बच्चों के साथ खेलने नहीं दिया, खेतों से मिट्टी से जुड़ने नहीं दिया। उसे बड़ा अफसर बनाने की चाह में बचपन से ही शहर के हॉस्टल पढ़ने भेज दिया। रामेश्वर यशोदा को अक्सर समझाते थे कि इतने छोटे बच्चे को हॉस्टल भेजना गलत है। जब बड़ा होगा तब पढ़ने जाए बाहर, उसे उन्हें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन अभी इसकी उम्र अपने परिवार, समाज और परिवेश से जुड़ने की है। उन्होंने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन यशोदा कहाँ मानने वाली थी। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि उन्हें अपने बेटे को गांव का गंवार नहीं बनाना। छुट्टियों में जब नीरज घर आता तो यशोदा उससे कहती रहती थी कि वो गांव के दूसरे बच्चों में श्रेष्ठ है, अलग है। यहाँ तक कि उसके पिता भी उसके सामने कुछ नहीं है। इन बातों ने नीरज पर ऐसा प्रभाव डाला कि वो गांव में कभी किसी से घुला मिला ही नहीं। रामेश्वर चाहते थे कि नीरज उनके पास बैठे, उनसे बातें करे, साथ बैठकर खाए, वो उसे अपनी जिंदगी की कुछ सीख दे, अपने अनुभव उसके हवाले करें। लेकिन धोती गमछा पहनकर घुटनों तक मिट्टी में सने खेतों में काम करते हुए पिता नीरज को गंवार देहाती लगने लगे थे और उनकी बातें अर्थहीन। रामेश्वर को नीरज के व्यवहार से दुखी देखकर यशोदा हंसते हुए कहती, क्या आप भी बच्चे की बातें दिल से लगा लेते हैं? बड़ा होगा तो खुद समझदारी आ जाएगी। यशोदा की बात सुनकर रामेश्वर ठंडे यहाँ भर कर रह जाते। उन्होंने वो दिन याद आता था जब पहले बार नीरज को हॉस्टल छोड़कर आते वक्त उसने जो लिपट कर रो रहा था अपने पिता से। शायद पिता और पुत्र की नजदीकी का वो अंतिम पल था। यशोदा के सामने पूरे करने के चक्कर में अपने वो 3 माह पहले अपनी पढ़ाई खत्म करके अब नीरज ऊंचे पद पर एक बड़ी कंपनी में नौकरी करने लगा था। ये खबर सुनकर यशोदा के पैर तो मानो जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। खुशी के माहौल में गांव में मिठाई बांटते हुए अपने बेटे का गुणगान करती रहती थी। एक दिन फोन पर यशोदा ने नीरज से कहा, अब तो शहर में तेरा अपना मकान हो गया है, हमें आकर किसी दिन ले जा। अब तुझे अलग रहने का मन नहीं करता हमें।
लेकिन यशोदा की आशा के विपरीत नीरज ने 2 ही शब्दों में उसकी बात खत्म कर दी। माँ, मुझे माफ कर दो, पर मैं आप दोनों को घर नहीं ला सकता। हॉस्टल में रहते रहते अब मुझे अकेले रहने की आदत हो गई है, और फिर आप दोनों के गांव के रहन सहन के तरीके को देखकर यहाँ के जो लोग हैं वो मेरी मजाक उड़ाएंगे। यशोदा ने रामेसर से ये बात छुपा ली और सोचा धीरे धीरे बेटे को समझाएगी, शहर के तौर तरीके सीख लेगी, तब नीरज जरूर उन्हें अपने साथ ले जाएगा। लेकिन उससे पहले ही नीरज ने उन्हें एक और झटका दे दिया। फोन पर ही नीरज ने बताया कि उसने अपने साथ काम करने वाली लड़की रिम्मी से शादी कर ली है। ये खबर रामेसर से छुपी नहीं रह सकी। वो समझ गए कि अब उनका दुलारा इकलौता बेटा हमेशा के लिए उनसे दूर हो चुका है। नीरज के जन्म के बाद यशोदा की तबीयत कई महीनों तक खराब रही थी। घर में किसी और के न होने की वजह से रामेसर अकेले ही नीरज और यशोदा दोनों की देखभाल करते थे। नीरज तब हर वक्त रामेसर से ही चिपटा रहता था। यशोदा तब तक उनके पास रहना चाहती थी। नीरज से दूर होने के ख्याल से ही रामेसर सिहर उठे थे, और आखिरकार आज उनका ये डर सच ही हो गया था। बस उस दिन के बाद से किसी ने रामेसर के चेहरे पर मुस्कान की रेखा तक नहीं देखी थी। अपने खेत तक का मुंह मोड़ लिया था उन्होंने। बड़ी मुश्किल से गांव वालों की मदद से तब यशोदा ने खड़ी फसल की कटाई करके उसे तैयार करके मंडी तक ले जा पहुंचाई थी। लेकिन अब खेत की जुताई बुआई उनके वश की बात नहीं थी। हार कर सब कुछ उन्होंने वक्त पर छोड़ दिया था। एक शाम ऐसे ही बैठे बैठे रामेसर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे कि 7 वर्ष का बालक जिसका नाम केशव था उनके पास आया। केशव के पिता लोहार का काम करते थे। कुछ समय पहले एक दुर्घटना में उनके दोनों हाथ कट गए थे। उसके बाद घर चलाने के लिए केशव की जो माँ थी गांव के लोगों के खेत में मजदूरी करने लगी थी। केशव हमेशा से रामेसर का दुलारा रहा था। गांव में घूमते हुए जब भी उन्हें केशव दिख जाता वे उसे गोद में उठा लेते थे। मंडी से लौटते हुए अक्सर उसके लिए कुछ ना कुछ जरूर लेकर आते थे। केशव भी दादाजी दादाजी कहकर उनसे लिपटा रहता था। इधर जब से रामेसर ने कहीं आना जाना और सबसे मिलना बातें करना बंद कर दिया था, तब से केशव भी उन्हें देखकर डरा सहमा सा रहता था। लेकिन आज फिर भी वो हिम्मत जुटाकर अपने दादाजी के पास आने से खुद को रोक नहीं पाया था। अपने नन्हे हाथों से रामेसर का चेहरा लेकर उसने कहा, दादाजी, आज मुझे आपसे बात करनी है। कितने दिन हो गए आप अपने केशव से मिलने नहीं आए, ना उसके लिए टॉफी और किताबें लाए हैं। लेकिन रामेसर ने केशव की बात की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो उसी तरह खामोश बैठे रहे। रामेसर का ये व्यवहार देखकर केशव का मासूम मन बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो वहीं बिलख बिलख कर रो पड़ा। उसके रोने की आवाज से मानो रामेसर किसी गहरी नींद से जागे। उन्होंने तुरंत केशव को गोद में उठा लिया और उसके आंसू पोंछते हुए उसे दुलार करने लगे। जब केशव शांत हुआ तब रामेसर ने उससे रोने की वजह पूछी। इस पर केशव ने भोली आवाज में कहा, दादाजी, गांव में कोई मुझसे बात नहीं करता, कोई मेरे साथ नहीं खेलता, क्योंकि मैं गरीब हूं। आपने भी अपने केशव से बोलना छोड़ दिया, इसीलिए मुझे रोना आ गया। उसकी बात सुनकर रामेसर ने प्यार से उसे सहलाया और बोले, अपने दादाजी को माफ कर दे केशु। बच्चों की तरह कभी कभी बड़ों से भी तो गलती हो जाती है। अब ऐसा कभी नहीं होगा मेरे प्यारे दादाजी, कहकर केशव रामेश्वर से लिपट गया। अच्छा ये बता, तू इस वक्त यहाँ क्यों आया? देख तो अंधेरा घिरने लगा है। रामेश्वर जी बोले उससे। बात ही कुछ ऐसी थी दादाजी कि मुझसे इंतजार नहीं हुआ। केशव ने अपनी आंखें मटकाते हुए कहा।
यशोदा, जो अब तक चुपचाप दरवाजे की ओट में खड़ी नम आंखों से ईश्वर को केशव के रूप में आने के लिए धन्यवाद कह रही थी, जल्दी से भागती हुई रसोई में गई और गुड़ की मिठाई लाकर केशव के हाथ में देती हुई बोली, लल्ला पहले कुछ खा ले, फिर करना अपने दादाजी से जरूरी बात। केशव ने मिठाई रामेश्वर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, पहले दादाजी खाएंगे। उसके हाथों से मिठाई का टुकड़ा खाते हुए रामेश्वर की आंखों में आंसू झलक आए, लेकिन उन्होंने उसे जल्दी से पोंछ लिया। मिठाई खाने के बाद केशव बोला, दादाजी, गांव के लोग बोल रहे थे कि आप इस बार खेतों में फसल नहीं उगाएंगे, तो मैं आपसे बोलने आया था कि मुझे एक सिक्का और आपका खेत दीजिए ना, मैं उसमें सिक्के बोऊंगा और फिर जब खेत में ढेर सारे सिक्के उग जाएंगे तब मेरी माँ और बाबूजी नहीं रोएंगे। माँ मुझे पढ़ाई छोड़कर काम करने के लिए भी नहीं कहेगी और सब बच्चे भी मेरे साथ खेलेंगे। केशव की बात सुनकर रामेश्वर और यशोदा का हृदय करुणा से भर गया। रामेश्वर ने केशव को गोद में उठाया और यशोदा से बोले, मैं जरा खेत की तरफ होकर आता हूँ, मैं भी चलती हूँ जी। कहकर यशोदा भी उनके साथ चलने लगी। रास्ते में उन्हें जो भी गांव वाले मिले उनसे रामेश्वर ने पहले ही की तरह बात व्यवहार किया। सभी के चेहरों पर रामेश्वर को पहले जैसा देखकर खुशी छलक रही थी। अपने खेत पर पहुंचकर रामेश्वर कुछ देर तक चुपचाप देखते रहे। फिर उन्होंने थोड़ी सी मिट्टी अपनी मुट्ठी में उठाई और उसे अपने माथे से लगाकर बोले, मैं भूल गया था कि मैं किसान हूँ। मैं मिट्टी मेरी माँ है और अपनी अंतिम सांस तक अपनी माँ की सेवा करना, उसे उपजाऊ बनाए रखना, अन्न उपाजना सिर्फ मेरा कर्म ही नहीं, मेरा धर्म भी है। यशोदा भी उनसे सहमत थी। थोड़ी सी मिट्टी केशव के हाथ पर रखते हुए रामेश्वर फिर बोले, ये मिट्टी अपनी माँ को देना और कहना, कल से दादाजी के साथ मिलकर अपने खेत पर काम करे, कहीं और काम करने की जरूरत नहीं उसे। हम मिलकर तेरे लिए ढेर सारे सिक्के उगाएंगे और तुझे खूब पढ़ाएंगे।